हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी का 5th चैप्टर यानी कि वंशागति की विविधता के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय और कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ने जा रहे हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले हम वंशागति यानी कि इनहेरिटेंस, आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी, विभिन्नताएं यानी कि वेरिएशन और आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इनहेरिटेंस और अन्य टॉपिक पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो संतानें उत्पन्न होती हैं, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो संतान बनती है वो अपने पेरेंट जैसी होती है, एग्जैक्ट कॉपी होती है, कार्बन कॉपी होती है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो गैमीट्स फ्यूज होते हैं, दो पेरेंट्स के गैमीट्स फ्यूज होते हैं सामान्यतः, और उनके गैमीट्स के फ्यूज होने से जो संतान उत्पन्न होती है तो वो कुछ वेरिएशन, कुछ विभिन्नताएं लिए होती है, और इसीलिए वो ना तो अपने फादर जैसी होती, ना ही वो मदर जैसी होती है। इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो अपने दोनों पेरेंट्स से डिफरेंट होते हैं। तो जो मदर और फादर होते हैं या पेरेंट होते हैं, उनसे कैरेक्टर्स निकलकर क्रोमोसोम्स की सहायता से, गुणसूत्रों की सहायता से संतानों में ट्रांसफर होते हैं। और वह प्रक्रिया जिसमें मदर फादर से या पेरेंट्स से संतानों में कैरेक्टर्स जाते हैं, उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। इसका मतलब इनहेरिटेंस को हम एक लाइन में कैसे डिफाइन करेंगे कि वह प्रक्रिया, वह प्रोसेस जिसमें पेरेंट के कैरेक्टर्स संतानों में स्थानांतरित होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, क्या कहलाती है? वंशागति यानी कि इनहेरिटेंस। तो यानी कि इनहेरिटेंस वह प्रक्रिया है जिसमें पेरेंट और मदर फादर के कैरेक्टर संतानों में ट्रांसफर होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। दूसरा है हेरिडिटी। मदर फादर से या पेरेंट से कैरेक्टर्स का संतानों में जाना इनहेरिटेंस कहलाता है, लेकिन इसकी स्टडी क्या कहलाती है? हेरिडिटी कहलाती है। पहले हेरिडिटी और जेनेटिक्स एक ही बात हुआ करती थी। इसके बाद विभिन्नताएं, वेरिएशंस का मतलब क्या है? समान जाति के सदस्यों में जो अंतर पाए जाते हैं, जिसके कारण उन्हें पहचानना आसान होता है, उन अंतरों को हम क्या बोलते हैं? वेरिएशंस यानी कि विभिन्नताएं। यानी कि समान जाति के सदस्यों में पाए जाने वाले अंतर क्या कहलाते हैं? विभिन्नताएं कहलाते हैं। और आनुवंशिकी यानी कि जेनेटिक्स का मतलब क्या है? कि हेरिडिटी और वेरिएशन का जो सामूहिक अध्ययन होता है, कलेक्टिव अध्ययन होता है, हम उसे क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। यानी कि जेनेटिक्स इज इक्वल टू क्या हो सकती है? हेरिडिटी प्लस वेरिएशन, यानी कि आनुवंशिकी और विभिन्नताओं का सामूहिक अध्ययन क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी कि आनुवंशिकी के पिता कहा जाता है, जबकि थॉमस हंट मॉर्गन को एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का फादर कहते हैं। तो इन चारों टर्म्स में इनहेरिटेंस का मतलब क्या हुआ? कि वह प्रक्रिया जिसमें माता पिता या संतानों के कैरेक्टर्स माता पिता के कैरेक्टर्स संतानों में ट्रांसफर होते हैं, क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस यानी कि वंशागति। और इनहेरिटेंस के अध्ययन या माता पिता के कैरेक्टर्स का संतानों में जाने के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। जो समान जाति के सदस्यों में अंतर पाए जाते हैं वो वेरिएशन। और वेरिएशन और हेरिडिटी की जो सामूहिक अध्ययन है उसे हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल है, जबकि थॉमस हंट मॉर्गन जो है एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर है। सबसे पहले हमें कैरेक्टर यानी कि लक्षण और ट्रेट यानी कि विशेषक के बारे में पता होना चाहिए। कैरेक्टर का मतलब है किसी भी जीव में पाए जाने वाली इनहेरिटेबल मतलब वंशागत, जो मदर फादर से ऑफस्प्रिंग में संतानों में ट्रांसफर होती है, फीचर यानी कि किसी भी जीव का वंशागत फीचर क्या कहलाता है? कैरेक्टर कहलाता है। और कैरेक्टर की अलग अलग फॉर्म्स क्या कहलाती है? ट्रेट्स कहलाती हैं। जैसे
फॉर एग्जाम्पल करेक्टर का एग्जाम्पल ले हम, पहला है हाइट, हाइट ऑफ प्लांट, प्लांट की पादप की ऊंचाई। तो हाइट जो है प्लांट की वो क्या है, उसका करेक्टर है, और उसकी दो अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, टॉल और ड्वार्फ, लंबा पौधा और बौना पौधा। तो टॉल और ड्वार्फ जो इसकी दो अलग अलग फॉर्म है वो इसकी ट्रेट्स है। यानी कि करेक्टर का मतलब क्या है, किसी भी इंडिविजुअल के, किसी भी जो सदस्य है उसका हेरिटेबल मतलब जो वंशागत होता है, मदर फादर से ऑफस्प्रिंग में जाता है, वंशागत फीचर क्या कहलाता है, लक्षण कहलाता है, और उसकी जो अलग अलग फॉर्म्स होती हैं वो क्या कहलाती हैं, ट्रेट कहलाती है। जैसे हाइट ऑफ द प्लांट क्या हो गया, करेक्टर, और टॉल और डॉर्फ क्या हो गए, इसके ट्रेट्स हो गए, यानी कि फीचर्स हो गए। दूसरा एग्जांपल फ्लावर कलर, फ्लावर कलर इसका करेक्टर है, और फ्लावर कलर में माना दो करेक्टर है, रेड और व्हाइट फ्लावर प्लांट। तो रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर जो ये जो कलर है वो इसका क्या हो गया, ट्रेट हो गया, यानी कि दो इसके डिफरेंट फॉर्म हो गए। तो फीचर क्या है, करेक्टर क्या है, हेरिटेबल फीचर जो वंशागत फीचर है, और ट्रेट क्या है, उसके दो डिफरेंट या जो एक से ज्यादा डिफरेंट अलग अलग फॉर्म्स हैं वो क्या कहलाती है, ट्रेट कहलाती है। ट्रेट के बाद अब हमें पता होना चाहिए क्रॉस। क्रॉस का मतलब क्या है, दो सदस्यों, दो इंडिविजुअल्स का मैटिंग यानी कि जनन, और युग्मकों का फ्यूजन क्या कहलाता है, क्रॉस कहलाता है। जैसे हमने कहा कि एक टॉल और एक ड्वार्फ प्लांट का हमने क्रॉस कराया, तो ये टॉल और ड्वार्फ जो है क्या है, इंडिविजुअल है, सदस्य हैं, और इसको हमने रिप्रेजेंट करा कैपिटल टी से स्मॉल टी से। तो ये गैमीट्स बनेंगे इनके, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इनका फ्यूजन। अब ये जो ऑफस्प्रिंग बना, संतान बनी, तो ये जो मैटिंग है यानी कि जो ये जनन है इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस बोलते हैं। तो क्रॉस का मतलब क्या है कि दो सदस्यों यानी कि इंडिविजुअल्स की मैटिंग यानी कि जनन, और उसके जो युग्मक होते हैं उनका फ्यूजन, उसको जो हम दिखाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस कहते हैं। चौथा जीन, जीन टर्म को भी हम जोहानसन ने यूज किया था, लेकिन मेंडल ने फैक्टर टर्म यूज किया। जीन क्या है, बेसिक यूनिट होती है इनहेरिटेंस की, यानी कि वंशागति की मूलभूत इकाई होती है, जो क्रोमोसोम्स पर उपस्थित होती है, न्यूक्लियोप्रोटीन की बनी होती है, और जो मदर फादर के कैरेक्टर्स को संतानों में पहुंचाती है। क्या कहलाती है, जीन्स। यानी कि जीन्स वंशागति की आधारभूत इकाई है जो माता पिता के कैरेक्टर्स को संतानों में पहुंचाती है, पेरेंट्स के कैरेक्टर्स को संतानों में पहुंचाती है, और ये न्यूक्लियोप्रोटीन की बनी होती है, बेसिकली डीएनए और अन्य प्रोटीन्स की बनी होती है। जीन्स पर ही कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं मदर फादर के, जो संतानों में ट्रांसफर होते हैं, और जीन्स सामान्यतः क्रोमोसोम्स पर उपस्थित होती हैं। और जीन के साथ अब अगर हमें एक पता होना चाहिए, एक वर्ड और पता हो, जीनोम। जीनोम वर्ड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वर्ड है जो अक्सर पूछा जाता है। जीनोम का मतलब क्या है, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स में उपस्थित सारी जीन्स क्या कहलाती हैं, जीनोम कहलाती हैं। जैसे अब हैप्लॉइड सेट और डिप्लॉइड सेट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें जीन में क्रोमोसोम्स अलग अलग प्रेजेंट होते हैं उसे हम हैप्लॉइड कंडीशन बोलते हैं। जैसे किसी ऑर्गेनिज्म में 4 क्रोमोसोम है, तो ये 4 क्रोमोसोम्स अलग अलग प्रेजेंट है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, हैप्लॉइड कंडीशन। और ऑर्गेनिज्म भी हैप्लॉइड कहलाता है। लेकिन अगर यही 4 क्रोमोसोम किसी और ऑर्गेनिज्म में इस प्रकार से व्यवस्थित होते कि ये पेयर्स में होते, यानी कि दो एक साथ होते, युग्म में होते, जोड़े में होते, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डिप्लॉइड यानी कि द्विगुणित। और इसको हम बोलते हैं
हैप्लॉइड यानी कि अगुणित। तो हैप्लॉइड का मतलब क्या है कि क्रोमोसोम्स की अनपेयर्ड कंडीशन, यानी कि ऐसी कंडीशन जहां पर गुणसूत्र पेयर में यानी कि युग्म में, जोड़े में उपस्थित नहीं होते, क्या कहलाती है? हैप्लॉइड यानी कि अगुणित कंडीशन। जबकि वह कंडीशन जिसमें क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र पेयर्स में, युग्म में प्रेजेंट होते हैं, क्या कहलाती है? डिप्लॉइड कहलाती है, द्विगुणित कंडीशन कहलाती है। और ऑर्गेनिज्म भी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड कहलाते हैं। जिसमें हैप्लॉइड कंडीशन होगी वो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, जैसे लोअर ऑर्गेनिज्म, और हायर ऑर्गेनिजम्स डिप्लॉइड होते हैं। लेकिन जो हायर ऑर्गेनिज्म है वो डिप्लॉइड होते हैं, लेकिन उनके गैमीट्स हैप्लॉइड होते हैं। तो गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, चाहे वो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म का गैमेट हो, चाहे वो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म का गैमेट हो, तो गैमीट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। तो हैप्लॉइड कंडीशन गैमीट्स में पाई जाती है, जबकि सोमैटिक सेल्स में क्रोमोसोम्स डिप्लॉइड कंडीशन में पाए जाते हैं। तो अगर हम अपनी बात करें तो हमारे में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो 46 क्रोमोसोम यानी कि 46 गुणसूत्र जो होते हैं हमारे में, वो ऐसी कंडीशन में व्यवस्थित होते हैं, इसलिए वो 46 क्रोमोसोम हमारे यहाँ 23 पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, युग्म में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 23 जोड़ी। युग्म मतलब जोड़े, तो 23 जोड़ों में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर एक फॉर एग्जाम्पल कि किसी हमारे अंदर 30,000 जीन्स पाई जाती हैं लगभग, तो 30,000 जीन्स जो है वो इन 40 क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होती हैं। और एक क्रोमोसोम जो होता है वो एक साथ प्रेजेंट होता है दूसरे जैसे क्रोमोसोम्स के साथ, तो एक हैप्लॉइड सेट में, यानी कि अगर हम बात करें केवल हैप्लॉइड सेट का मतलब क्या हो गया? 23 क्रोमोसोम्स में, 23 क्रोमोसोम्स में जितनी जीन्स प्रेजेंट होंगी वो उस ऑर्गेनिज्म का क्या कहलाएगा? जीनोम कहलाएगा। तो जीनोम का मतलब क्या है? हैप्लॉइड सेट में गुणसूत्र के हैप्लॉइड सेट में उपस्थित कुल जीन्स क्या कहलाती हैं? जीनोम कहलाती हैं। जीन्स के साथ अब हमें एलील पढ़ना है, और एलील को एलीलोमॉर्फ बोलते हैं, और लोकस पढ़ने जा रहे हैं। लोकस को हम बोलते हैं विस्थल, विस्थल। तो एक तो पढ़ने जा रहे हैं हम एलील, और एलीलोमॉर्फ, और दूसरी लोकस यानी कि विस्थल। एलील को एलीलोमॉर्फ, एलील और एलीलोमॉर्फ को एलील और एलीलोमॉर्फ ही कहते हैं। अब क्रोमोसोम्स, अब अगर हम अपनी बात करें तो क्रोमोसोम हमारे अंदर डिप्लॉइड कंडीशन है, यानी कि 2 क्रोमोसोम्स पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। ऐसे क्रोमोसोम्स को हम बोलते हैं होमोलोगस पेयर। होमोलोगस पेयर। और जो जीन होती है, इस जीन की 2 ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स पाई जाती है सामान्यतः, 2 ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स, यानी कि 2 भिन्न फॉर्म्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? एलील्स बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? एलील्स एक जीन की 2 भिन्न भिन्न, यानी कि 2 ऑल्टरनेटिव यानी कि भिन्न भिन्न फॉर्म्स होती हैं। अब इसके साथ ही में लोकस पता होना चाहिए कि इस क्रोमोसोम्स पर एक विशेष स्थान पर जिस पर जीन प्रेजेंट होती है, उस विशेष स्थान को हम लोकस कहते हैं। यानी कि लोकस का मतलब क्या है? प्लूरल इसका लोकाई होता है कि एक ऐसा स्थान जहां पर जीन प्रेजेंट होती है। अब हमने कहा कि एक जीन सामान्यतः एक कैरेक्टर को कंट्रोल करती है, और एक जीन की सामान्यतः 2 भिन्न भिन्न फॉर्म होती है, 2 ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं, और उन ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स को हम क्या बोलते हैं? एलील बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर अगर ए एलील है तो यहां पर भी ए या स्मॉल ए एलील प्रेजेंट होगी, और अगर यहां पर माना बी प्रेजेंट है
तो यहाँ पर भी कैपिटल बी और स्मॉल बी एलील प्रेजेंट होगी। तो एलील क्या होती है? ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होती है सेम जीन की, जो सेम जगह लोकस पर प्रेजेंट होती है होमोलोगस पेयर पर। यानी कि एलील की डेफिनेशन का मतलब क्या है कि आप इसको समझने के लिए याद रखें कि एक जीन सामान्यतः एक कैरेक्टर को कंट्रोल करती है, और एक कैरेक्टर में हमने अभी पढ़ा था कि एक से ज्यादा ट्रेड्स पाए जाते हैं और एक दो डिफरेंट फॉर्म्स पाई जाती हैं, और हर फॉर्म को कंट्रोल करने के लिए क्या होती है? एक एलील होती है। इसका मतलब कि एक जीन इज इक्वल टू एक कैरेक्टर, और एक कैरेक्टर इज इक्वल टू टू फॉर्म्स नॉर्मली, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्रेट बोलते हैं। और इसीलिए वन जीन इज इक्वल टू टू फॉर्म्स को कंट्रोल करेगी, यानी कि ट्रेड्स को कंट्रोल करेगी, और एक फॉर्म के लिए एक और दूसरे फॉर्म के लिए एक क्या होगी? एलील होगी। तो एक एलील एक फॉर्म के लिए, एक एलील दूसरे फॉर्म के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? वन जीन इज इक्वल टू टू एलील नॉर्मल। तो एक जीन के दो एलील होते हैं, एक जीन दो कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, एक कैरेक्टर के दो ट्रेड्स या दो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। इसीलिए एक जीन इज इक्वल टू दो एलील होते हैं। क्रोमोसोम्स पर वह स्थान जहां पर एलील उपस्थित होती है क्या कहलाती है? लोकस कहलाता है। यानी कि एक जीन में दो लोकस प्रेजेंट होंगे, यानी कि एक इस क्रोमोसोम का लोकस, एक इस क्रोमोसोम का, यानी कि दो लोकाई प्रेजेंट होंगे। तो दो जीन, एक जीन दो कैरेक्टर्स को एक कैरेक्टर को कंट्रोल करती है, और एक कैरेक्टर में दो फॉर्म्स होती हैं, यानी कि दो ट्रेड्स होते हैं, और एक जीन इसीलिए दो एलील वाली होती है, उसके यानी कि एक जीन में दो एलील होते हैं। एलील के बाद अब हम होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस यानी कि समयुग्मजी और विषमयुग्मजी के बारे में पढ़ेंगे। होमोजाइगस यानी कि समयुग्मजी को शुद्ध लक्षणी भी कहते हैं, जबकि हेटेरोजाइगस यानी कि विषमयुग्मजी को संकर लक्षणी भी कहते हैं। एक जीन के अगर दो एलील समान होते हैं तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं होमोजाइगस, और अगर एक जीन के दो एलील्स अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हेटेरोजाइगस। यानी कि अगर एक होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर के उपस्थित दो लोकाई पर, एक ही जीन की दो अलग अलग लोकाई पर अगर एलील सेम है, चाहे वो कैपिटल हो चाहे वो स्मॉल हो, यानी कि डोमिनेंट और रिसेसिव हो, तो अगर वो समान है तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम होमोजाइगस, और वो असमान है तो हम उसे बोलते हैं हेटेरोजाइगस। ऑर्गेनिज्म भी होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस हो सकता है, और ऑर्गेनिज्म एक कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस और दूसरे कैरेक्टर के लिए हेटेरोजाइगस हो सकता है। तो होमोजाइगस मीन्स एक जीन की दो एलील समान, और हेटेरोजाइगस मीन्स एक जीन की दो एलील अलग अलग डिफरेंट। इसके बाद हमें फिनोटाइप और जीनोटाइप के बारे में पढ़ना है। फिनोटाइप को लक्षण प्रारूप और जीनोटाइप को जीन प्रारूप कहते हैं। फिनोटाइप का मतलब क्या है कि एक्सटर्नल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, यानी कि बाहर से जब हम किसी कैरेक्टर को देखकर पहचानते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो उस कैरेक्टर को बोलते हैं हम फिनोटाइप। और जब इस फिनोटाइप को हम एलील या जीन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इसे क्या बोलते हैं? जीनोटाइप। यानी कि फिनोटाइप का मतलब बाह्य ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर जो हम बाहर से देखते हैं, और किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो बाह्य देखे कैरेक्टर अपना अलग होता है, डिफरेंट होता है। और जब हम उस फिनोटाइप को जीन्स और एलील के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तब हम उसे क्या बोलते हैं? जीनोटाइप। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा कि एक टॉल ड्वार्फ प्लांट का हम क्रॉस करा रहे हैं, यानी कि एक लंबे पौधे और एक बौने पौधे का हम क्रॉस कराते हैं। तो जो हमने कहा है लंबा और ड्वार्फ जो पेरेंट्स हैं ये इनका फिनोटाइप है, और हम इस टॉल को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ड्वार्फ को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये इसका जीनोटाइप है। और जब ये दोनों पेरेंट्स आपस में क्रॉस करके नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं तो उससे पहले ये गैमीट्स बनाते हैं, और गैमीट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, तो इसका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी है, क्योंकि हायर ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड होते हैं और एक जीन में दो एलील्स होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर इस पर दो लिखते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो गैमीट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, तो एक स्मॉल टी कैपिटल टी और स्मॉल टी यहाँ पर दो गैमेट्स बनते हैं, और उनके फ्यूजन से कैपिटल टी स्मॉल टी बनते हैं। इसके बाद हमें पता होना चाहिए थोड़ा सा हाइब्रिड। अगर हाइब्रिड का मतलब क्या है कि दो
डिफरेंट जीनोटाइप वाले, ये दो डिफरेंट जीनोटाइप वाले पेरेंट्स हैं, दो डिफरेंट जो जीनोटाइप वाले पेरेंट्स से क्रॉस करा के जब हम ऑफस्प्रिंग बनाते हैं तो इस ऑफस्प्रिंग को हम बोलते हैं हाइब्रिड। और हाइब्रिड बनाने के प्रोसेस की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद हमें दो चीजें और पता होना चाहिए, डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील। डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील देखिए अब आप, कि अगर हमने कहा कि टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट का हमने क्रॉस कराया तो यहां पर गैमीट्स बनने के बाद जो ऑफस्प्रिंग बना है वो क्या बनेगा, टॉल बनेगा, लेकिन वो हाइब्रिड है, लेकिन यहां डॉर्फ नहीं बनता है। तो एक ऐसी एलील जो अपने आप को होमोजाइगस एज वेल एज हेटेरोजाइगस कंडीशन में, यानी कि एक ऐसी एलील जो अपने आप को होमोजाइगस में भी अपने आप को एक्सप्रेस करती है, निरूपित करती है, अर्थात अपना लक्षण बनाती है, और हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी अपने आप को एक्सप्रेस करती है, निरूपित करती है, अर्थात अपना लक्षण बनाती है, वो क्या कहलाती है, डोमिनेंट एलील। और एक ऐसी एलील जो अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन में तो एक्सप्रेस करती है, निरूपित करती है, अपना लक्षण बनाती है, लेकिन हेटेरोजाइगस कंडीशन में, यहाँ पर हेटेरोजाइगस कंडीशन में आने पर अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर पाती, अपने आप को निरूपित नहीं कर पाती, यानी कि अपना कैरेक्टर नहीं बना पाती। तो एक ऐसी एलील क्या कहलाती है, रिसेसिव। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर कैपिटल टी जो है वो क्या है, डोमिनेंट है, और स्मॉल टी क्या है, रिसेसिव है। डोमिनेंट का मतलब होता है प्रभावी, और रिसेसिव का मतलब होता है अप्रभावी। तो डोमिनेंट का मतलब क्या है, एक ऐसी एलील जो अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस करेगी, अर्थात निरूपित करेगी, अर्थात अपना कैरेक्टर बनाएगी, और हेटेरोजाइगस में बनाएगी। लेकिन होमोजाइगस कंडीशन में जो एलील अपने आप को तो एक्सप्रेस कर पाती है, लेकिन हेटेरोजाइगस में नहीं कर पाती, फेल हो जाती है एक्सप्रेस करने को अपने आप को, वो क्या कहलाती है, रिसेसिव जीन कहलाती है। इसके साथ अब हमें एक दो चीजें और पता होनी चाहिए, जैसे पी जनरेशन, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन। अब पी जनरेशन का मतलब क्या है, पी फॉर पेरेंटल जनरेशन है, पी जनरेशन हमने यहां लिखा, यानी कि पीपीडी। तो पी फॉर पेरेंटल, यानी कि जब दो ऑर्गेनिज्म आपस में मैटिंग करके नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं, नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, अपनी संतान उत्पन्न करते हैं, तो जो दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं क्रॉस में, हम उसे बोलते हैं पेरेंट्स, और इस जनरेशन को हम बोलते हैं पेरेंटल जनरेशन। तो ये क्या है, हमारी पेरेंटल जनरेशन है। ये हमारे गैमीट्स बन गए, और जब दो गैमीट्स फ्यूज होकर दो पेरेंट्स से क्रॉस होकर नया ऑर्गेनिज्म बनता है, या दो गैमीट्स के फ्यूजन से नया ऑर्गेनिज्म बनता है, ऑफस्प्रिंग बनता है, तब हम इस जनरेशन को बोलते हैं F1 जनरेशन, यानी कि F1 पीढ़ी। और इसको अगर हम आगे क्रॉस कराते हैं, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी, तो हम इसको बोलते हैं सेल्फिंग। और इसके अब गैमीट्स बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसका क्रॉस होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल। अब इसका हो गया कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये बना टॉल, ये बना टॉल, ये बना टॉल, ये बना ड्वार्फ। तो ये जो अब F1 में जो ऑर्गेनिज्म प्राप्त हुआ है, संतान प्राप्त हुई है, उसका क्रॉस जब हम उसी से करते हैं, यानी कि F1 इंटू F1 करते हैं, तो उस प्रोसेस को तो बोलते हैं सेल्फिंग। और जो उनसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, हम इसको बोलते हैं F2 पीढ़ी, यानी कि F2 जनरेशन। और अगर हम F2 इंटू F2 करके नया ऑर्गेनिज्म नई संतान बनाते, तब उसे अगर हम आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो F3 एंड सो ऑन। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।